नमस्कार, आप सुन रहे हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम पर। मैं हूं गुंजन और आज आपके सामने कार्यक्रम लेकर आए हैं साहित्य से दोस्ती। आज मैं एक सुप्रसिद्ध उपन्यासकार निर्मल वर्मा जी के बारे में बात करूंगी। निर्मल वर्मा जी ना कि एक निबंधकार अनुवादक रहे हैं, परंतु हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के अग्रदूत थे। उन्होंने यूरोपियन विचारों की दुनिया को भारतीय साहित्य में लाकर हिंदी साहित्य की परंपराओं को तोड़ा। वर्मा ब्रिटिश ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में पैदा हुए एक कॉलोनियल बालक थे और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी प्रधान संस्थान सेंट स्टीफेंस में उच्च शिक्षा प्राप्त की। वर्मा के प्रारंभिक उपन्यास कभी-कभी चेक उपन्यासों के निकट होते थे, तो अन्य समय में गोरकी के समाजवादी यथार्थवाद को प्रस्तुत करते थे। उनकी रचनाएं जैसे चीड़ों पर चांदनी और परिंदे विभिन्न संस्कृतियों के प्रति उनके प्रेम को कुशलतापूर्वक वर्णित करती हैं। उनकी सभी रचनाओं में ब्रेख्त, हेमिंगवे, केमू, वुल्फ, रेनू, टी.एस. इलियट, नीत्शे, चेखव और मलयज आदि के गद्य से प्रेरित प्रतीत होती हैं। मैं आज उनकी सुप्रसिद्ध रचना अंतिम अरण्य से कुछ पंक्ति आप लोगों को सुनाऊंगी। यह रचना मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि इसमें कहानी के पांचों पात्र अपने स्थान या जगह की खोज एक छोटे पहाड़ी शहर में कर रहे हैं। इन पांचों के नाम हैं मेहरा जी, जो अपनी सर्विस के वर्षों में अटके हुए हैं, निरंजन बाबू जो फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं और एक छोटे पहाड़ी शहर में सेब की खेती करते हैं, अन्ना जी जो जर्मनी से आई हैं, डॉक्टर सिंह और लेखक जो मेहरा जी के ऊपर पुस्तक लिख रहे हैं। तो आइए सुनते हैं निर्मल जी की खूबसूरत रचना अंतिम अरण्य के कुछ अंश। इस बार तो कुछ दिन रहोगे? मैंने उनकी ओर देखा। देखो, सोचकर तो यही आया था। यहाँ आकर वापस लौटना कैसा लगता है? मैंने पूछा। वह कुछ देर चुप बैठे रहे। वहाँ मेरा घर है। गृहस्थी के साथ चलने में समय का पता नहीं चलता। वह हंसने लगे। यहाँ आकर पता चलता है कि हम अपने से कितनी दूर निकल आए। यह शायद सभी के साथ होता है, मैंने कहा। हाँ, लेकिन वह आदमी जो दो स्थानों पर रहता है, उसके साथ शायद सबसे ज्यादा। यहाँ आते ही मुझे जयपुर की जिंदगी बिल्कुल पराई जान पड़ती है, जैसे उसे कोई दूसरा आदमी जी रहा था। और जब मैं वहां जाता हूँ तो कुछ दिनों बाद यह सोचना भी अजीब लगता है कि यहाँ कोई सेबों का बागीचा है, कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम और अन्ना जी और डॉक्टर सिंह और मेहरा साहब रहते हैं। उन्होंने रम का घोट लिया, मेज की तिपाई पर रखते हुए मेरी ओर देखा। कभी कभी तो समझ में नहीं आता कौन सी जिंदगी असली है, यह या वह। कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से कहा, या दोनों में से कोई नहीं। उनके कथन में कोई अस्थिरता नहीं थी। वह शांत थे। दोनों शहरों के बीच आते जाते एक यात्री, तीर्थ यात्री। उनकी यह निसंगता ही मुझे उद्वेलित कर देती थी। क्या यहाँ आना आपको अच्छा लगता है? वापसी का टिकट जेब में हो तब आदमी कहीं भी रह सकता है, लेकिन यह असली रहना नहीं है। असली रहना क्या है? यह तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ आए हो। कम से कम तुम्हारे मन में तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पीछे छोड़ने के लिए अगर कुछ ना हो तो फिर यहाँ क्यों रहते हो? आखिर यहाँ रहने का निर्णय भी तो तुमने ही लिया है। सिर्फ संयोग से, मैंने कहा। अगर स्टेट्समैन में मिसेस मेहरा का विज्ञापन न देखा होता तो मैं आज यहाँ न बैठा होता। जो भी हो, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे हमेशा हैरानी होती है। हैरानी कैसी? तुम्हारा मेहरा साहब के साथ रहना। तुम्हारी कभी नीचे जाकर रहने की इच्छा नहीं होती? नीचे? नीचे दुनिया में? और यह दुनिया नहीं है? वह हंसने लगे। हाँ, है तो। एक रिटायर्ड अफसर, एक बूढ़ी जर्मन जादूगरनी, एक जोकर किस्म के डॉक्टर,
एक मैं एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। ऐसी दुनिया कहाँ मिलेगी? और आप कभी यूनिवर्सिटी में सोचा था फिलॉसफी छोड़कर सेब का बगीचा लगाएंगे? क्यों? सेब अच्छे नहीं लगते? जिसने पहली बार सेब खाया था, ज्ञान उसे ही मिला था। सारी फिलॉसफी क्या वहीं से शुरू नहीं होती? अगर वह हंसे थे तो अंधेरे में हंसी दिखाई नहीं दी, लेकिन आवाज वही थी जिसे मैं यूनिवर्सिटी के कॉफी हाउस में सुना करता था, एक रूखी सी विनोद प्रियता में ढकी हुई, उदास उतनी नहीं जितनी उदासीन, दुनिया की लालसाओं के बीच अपने को अलग रखती हुई। अगर ज्ञान ऐसे आता है तो यहाँ रह क्यों नहीं जाते? मैंने कहा। मैं तुम्हारी तरह अकेला नहीं हूं, न पत्नी न बच्चे, हर सुख का मूल्य चुकाना पड़ता है। आप किस सुख की बात कर रहे हैं? परिवार का सुख, दुनिया में रहने का सुख। आदमी क्या सारी मारकाट इन सुखों के लिए नहीं करता? जिसे आप ज्ञान कहते हैं, वह भी क्या इसी मारकाट के भीतर नहीं आता? जब आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब आदमी उसके काबिल नहीं रहता। वह अपने चिमटे से सुख नहीं, उसकी राख उठाने आता है। धन्यवाद।